गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के एक और शुमारे में आपका खुशामदीद करते हैं द गेट वे ऑफ कश्मीर बारामूला से। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनक्किद किए गए असम्बली इंतखाबात पर और इन इंतखाबात पर आवाम की क्या तवक्कात हैं। आज हम बारामूला में आए हैं और आज यहाँ के सियासी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के लोगों और सिख कम्युनिटी से ये जानने की कोशिश करेंगे और आम लोगों की राय भी लेने की कोशिश करेंगे कि ये इंतखाबात बारामूला के लिए क्या मायने रखते हैं और यहाँ के लोग 10 साल के बाद मुनक्किद किए जाने वाले इंतखाबात पर क्या तवक्कात रखते हैं। तो सबसे पहले आज के अपने मेहमानों का आपको हम तारुफ कराते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं हरपाल सिंह सूदी, जो कि सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एक और मेहमान हैं तौसीफ रैना साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार है और साथ साथ एक्स प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के। निगत परवीन जी हैं, जो ये भी एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आरिफ नबी, जो कि बडिंग जर्नलिस्ट है बारामूला के। हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर सज्जाद शफी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊडी के उम्मीदवार हैं। हमारे एक और मेहमान हैं रफ़ीक रातर साहब, जो कि PDP के बारामूला के कैंडिडेट है और PDP के स्पोक्स पर्सन भी है। हमारे एक और मेहमान हैं एडवोकेट इरफान हफीज़ लोहन साहब, जो कि अलायंस के कैंडिडेट है वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। आज के हमारे एक और मेहमान हैं एडवोकेट राबिया जी, जो कि अपनी पार्टी की कैंडिडेट है बारामूला से। आज के मेहमान हैं मोहम्मद शफी भट्ट साहब, जो कि एक सामाजिक कारकुन हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं फयाज़ अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हैं। और आज के हमारे एक और मेहमान हैं जावेद हुसैन साहब, जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार है, नौजवान उम्मीदवार है। तो बात यही हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इंतखाबात पर आवाम की क्या तवक्कात है। तो सबसे पहले डॉक्टर शफी साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो इंतखाबात यहाँ पे हुए हैं, चूँकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो तो जारी किया है, लेकिन बारामूला के लिए या ऊडी के लिए जो आपने वादे किए हैं, लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप वो वादे निभाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने सबसे ज़्यादा जो थ्रस्ट दिया हुआ है वो हमने नौजवानों पे दिया है। नौजवान जो है हम पिछले कई सालों से बेकार हैं। हमारी वैकेंसीज़ जो हैं SSRB में, PSC में, वो फ्रीज़ करके रखी गई हैं। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम गवर्नमेंट बनते ही हम विदिन 6 मंथ्स 1 लाख जो नौजवानों का जो है रोज़गार जो है वो हम बहाल करेंगे। और बारामूला टाउन जो है ये हमारा गेटवे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको किस अंदाज से लग रहा है कि बारामूला गेटवे है? ऑल दो कि हमने 1951 से यहाँ इंतखाबात भी लड़ा है और लोगों ने वोट भी आपको किए। बिल्कुल वोट दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे 2002 के बाद ये जो सीट है ये PDP के पास थी और मुजफ्फर बेग साहब के पास थी। उसके बाद जावेद हसन बेग साहब थे PDP में उस वक्त। तो 22 साल के बाद हम इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम, हमें पूरी उम्मीद है कि 22 साल के बाद ये सीट जो है हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और जो बारामूला की अपलिफ्टमेंट होगी, स्पेशली जो टाउन की है, इंशाल्लाह हम उसमें पूरा सहयोग। आप कह रहे हैं कि बारामूला की अपलिफ्टमेंट इसलिए नहीं हुई 2002 के बाद क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। रफ़ीक रातर साहब, आप सजाद साहब को जवाब दीजिए। 2002 से ऊडी बारामूला की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया, फिर गेटवे आप बारामूला कहाँ पे है, कश्मीर कहाँ है? पहले मैं सजाद साहब का सवाल लेना चाहूँगा। 22 साल PDP की सरकार रही, चेहरे वही हैं, वो चेहरे बदल कर पार्टियाँ बदल के अब इनके पार्टी में गए। मुझे नहीं लगता है जो वहाँ कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आज का जो इशू है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू मेरे पास ये है कि लोगों की इज्जत और आबरू के साथ जिस तरह का खेल 5 अगस्त 2019 को हुआ है, उसको रेस्टोर करने के लिए हर जीहस कश्मीरी, हर कॉन्शियस कश्मीरी और हर वो कश्मीरी जिसके पास ज़मीर जागा हो, उसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। और मेरा यह है, मेरी पार्टी का भी है और मेरा ज़ाती ये भी है कि अगर मैं असम्बली में जाता हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी वो होगी कि लोगों के ऑनर को रेस्टोर किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह बेइज्जत किया गया, जिस तरह उनकी पहचान छीनी गई, उसको रेस्टोर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिग्निटी एंड ऑनर, लेकिन साथ साथ रफ़ीक रातर ये भी कह रहे हैं कि शफी साहब कि चेहरे बदले, चेहरे वही है, सिर्फ पार्टी बदली है। जवाब आपसे ज़रूर देना पड़ेगा। इरफान हफीज़ लोहन साहब, आप बताएं, आपका भी मैनिफेस्टो इंडियन अलायंस का हमारे पास है, लेकिन मैं इंडियन अलायंस के मैनिफेस्टो
के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपका ज़ाती विजन रोड मैप देखना चाहूँगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये खासकर जब इंसान का दिल दुखता है, मायूसी होती है, जब हम गेटवे ऑफ कश्मीर बारामूला को कहते हैं, लेकिन यहाँ मायूसी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें इस बात को समझना चाहिए, जो आप ये चुनावी दंगल आज कर रहे हैं ना, ये हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से कर रहे हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। अदरवाइज़ अगर आप भाजपा का देखेंगे, उन्होंने हमेशा लोकतंत्र की बात की है लेकिन उसको कुचला है। विशेष तौर पे 5 अगस्त का जो फैसला है, इतिहास में पहली दफ़ा, आप चेक करिएगा, इतिहास में पहली दफ़ा किसी राज्य को यूटी बनाया। हमने हमेशा देखा है एक यूटी को स्टेट बनते हुए, इन्होंने पहली दफ़ा ऐसा किया और हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछने के बिना ऐसा निर्णय लिया। उसके साथ साथ इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, जो भाजपा जो है उनका जो जम्मू कश्मीर में कहना था कि 5 अगस्त का फैसला करेंगे, यहाँ पर शांति होगी, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, मेरे भाई वापस आएंगे, हुआ ऐसा? आप बारामूला में देखिए कोई पंडित भाई आया वापस? आप देखिए इन्होंने कहा था हालातों में सुधार होगा, जम्मू में देखिए क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भाजपा का है, हम ये समझते हैं, उन्होंने कहा था जो झूठ वो बोलते हैं कि हिटलर की तरह उनकी पॉलिसी है कि झूठ को रिपीट करो और सच लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, इन सब से पूछना चाहता हूं, भाजपा ने कहा था कि 10-10 लाख रुपए काला धन बाहर से, विदेश से लाएंगे और लोगों के अकाउंट्स में डालेंगे। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, कहां है वो काला धन? वो उनकी जो ये झूठ की राजनीति है, हम सबको मिलके उसका मुकाबला करना चाहिए और मुकाबला करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, जहाँ तक यहाँ जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हम यही कहते हैं कि यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, जो रीढ़ की हड्डी है, हम चाहते हैं जिस तरीके से भाजपा ने पिछले साल, कोई 2 साल पहले, अगर मैं सही हूँ, पूरा 5000 गाड़ियों को रोका नेशनल हाईवे पे, उनकी मंशा थी कि यहाँ की इक्तियादत पे भी हमला करेंगे। उसके साथ साथ हम चाहते हैं हॉर्टिकल्चर तरजीह में हो, जैसे सजाद साहब ने कहा कि हमारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, पावर प्रोजेक्ट्स, पावर जनरेशन और बारामूला की जो है जिन चीज़ों की आप बात करें वो ऑलरेडी मैनिफेस्टो में, शायद मैंने जो आपसे सवाल किया था गेटवे ऑफ कश्मीर, उसका जवाब दोबारा आपसे लेंगे। एडवोकेट राबिया जी, आप अपनी पार्टी से हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, आप यहाँ की लोकल हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि बारामूला के लोगों ने इससे पहले भी वोट दिया, आज आपने वोट मांगे, वो गेटवे ऑफ कश्मीर का ख्वाब कहाँ पे है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप बोल रहे हैं कि गेटवे ऑफ कश्मीर, इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं, इतने सालों से हम रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रहे हैं, तो गेटवे ऑफ कश्मीर का ख्वाब जो है वो क्यों? देखिए, मेरा जवाब इसमें सिर्फ इतना है कि आप क्लियरली आप देखिए, ये एक एम्फसाइज कर रहे एक ऐसी चीज़ पे, बिल्कुल वो चाहे बारामूला हो, वो चाहे उड़ी हो, एक चेंज की ज़रूरत है। और वो चेंज इस तरह से होनी चाहिए जहाँ पे हमें कब्रें ना मिले, जहाँ पे हमें हमारे जो यूथ है उनका खून ना मिले, जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जिसको सही मायनों में डेवलपमेंट बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि हम वो चेंज चाहते हैं, एक तो नौजवानों का इस्तेसाल भी ना हो और तरक्की भी हो। फैज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस से हैं, हमें याद है कि कांग्रेस को बारामूला ने पार्लियामेंट तक पहुंचाया था जब सैफुद्दीन सोज की वजह से सिस्टम पूरा उल्टा था, लेकिन आज जो 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे, लोगों को कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि बारामूला के जो इक्तिसादी हालात हैं, नौजवानों के हालात हैं, बाकी यहाँ पे जो मसाइल है उनको हल किया जाएगा अगर आप बरसरे इक़्तिदार में आते हैं अलायंस के तौर पर? शुक्रिया आपका। देखिए, अगर यहाँ पे इस टाइम हम खड़े हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से, नहीं तो बीजेपी तैयार नहीं थी इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि जो 2014 में 30 साल का था वो आज 40 साल का है। ठीक है, वो तो हो गई बात। हम कह रहे हैं कि बारामूला के लिए रोड मैप क्या आपको तो लोगों ने वोट इससे पहले भी दिया ना। देखिए, मैं बताऊंगा कि वो तो मैनिफेस्टो में आया है बारामूला का। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हमें पूरे मुल्क की बात करनी है, जम्मू कश्मीर की बात करनी है। जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर को मिला ड्रग्स, 2014 से पहले यहाँ ड्रग्स नहीं था, वो ड्रग्स ख़त्म करना है। नौजवानों का रोज़गार वो तो देना है। मुझे बताइए, महंगाई, मेन चीज़ें ये है। ठीक है, आपका कहना है कि महंगाई है, नौजवान ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो दिया है उसी के हिसाब से। निगत जी, आप बताएं, आप भी एक नौजवान कैंडिडेट है, सो आपने क्या विजन रखा था बारामूला के लिए? अगर हम बारामूला की बात करते हैं तो हमारी ओल्डेस्ट हिस्ट्री है, हमारी तारीख हज़ारों साल की है, लेकिन देख के बड़ी मायूसी होती है। पहले तो यहाँ पर सारे मेरे भाई हैं, हमारी सिस्टर बैठी हैं, तो इन्होंने जो बोला अपने हिसाब से बोला होगा, मगर
मुझे नहीं लग रहा है जैसे जिस तरीके से यहाँ पर जो भी कुर्सी पे बैठता है कि हम कभी आगे भी जा सकते हैं। जब तक ये लोग लड़ते हैं, जब तक ये लोग आगे आते हैं, तब तक ये लोग सबको बोल के घरों में जाकर पैसे देकर हर कोई चीज़ करके कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। देखो हमारे बच्चे जो ड्रग्स कर रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे ओल्ड टाउन में आप देखो, वहाँ पर जो 70 साल 80 साल, मुझे नहीं पता पुराने ज़माने में जो हो रहा है वो जैसा था वैसे ही है। मुझे बताओ कौन सा चेंज हुआ उधर? कौन से वोट डालेंगे वो लोग वोट डालने आएंगे? नेवर के वो वोट डालेंगे, इसलिए कि उनके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। उनको देखो आप, उनके बच्चे इस टाइम जेलों में बंद हैं। कौन उनको छुड़ा रहा है? झूठे वादे किए गए उनको कि हम आपके बच्चों को छोड़ेंगे। उनकी माएँ रो रही हैं। कौन से वादे किए उनके? ठीक है, आपका जवाब आ गया यही कि लोग इनको क्यों वोट डाले। सजाद साहब, आपको, रफ़ीक साहब, आप लोगों को वोट क्यों बारामूला के डाले? क्योंकि आपने तो मायूस किया है नौजवानों को। नौजवान तो जेल में, निगत जी का कह रहा है। तौसीफ़, आप बताएं, आपको बारामूला के लोगों ने एटलीस्ट मैंडेट दिया, आप म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट बने, लेकिन आज आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, नौजवान है, लोगों से आपने वोट मांगा, तो आपका कोई हटके रोड मैप या विजन था बारामूला को डेवलप करने का, या ग्रेटर बारामूला की जब कोई बात करता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2 साल यहाँ पे एज ए म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट काम किया है, तो जो मेरा काम है वो आप ओल्ड टाउन या न्यू टाउन बारामूला के लोगों से पूछ सकते हैं। ओपनली आप किसी भी सड़क पे चलते हुए को पूछिए मेरे बारे में कि हमने कोशिश की, और उसी कोशिश का नतीजा है हमने असेंबली के लिए हम खड़े हुए और लोगों का प्यार मिला। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं असेंबली इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ। हमारी कोशिश थी, मैं एक नौजवान हूँ, हम नौजवानों के जज्बात, नौजवानों के मामलात समझते हैं, तो हमारी कोशिश थी असेंबली इलेक्शन में हम जीत हासिल कर सकें, और उम्मीद भी है क्योंकि जितना मैंने आउटरीच किया, जितना मैं लोगों से मिला, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है, लोग काफ़ी तंग आए हैं, और इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि ये जो नए जो लोग हैं जब वो आगे आएंगे कुछ बदलाव होगा। चाहे कोई भी जीते बारामूला से, मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं वो बारामूला की तमीर और तरक्की के लिए काम करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ से लोग परेशान हुए हैं, तंग आ चुके हैं, उसका भी जवाब देंगे। जावेद हुसैन, आप एक नौजवान कैंडिडेट है, आपने भी असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, सो आप क्या कुछ कहेंगे? आपसे थोड़ा डिफरेंट सवाल रहेगा, वो ये कि आप यूनिवर्सिटी से आए हैं, जब नौजवानों के मामलात हालात देख रहे हैं, डेवलपमेंट पे नज़र डालते हैं, तो क्या सोच के आप यहाँ पे आए थे? शुक्रिया आपका, पहले कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक नौजवान हूँ, अभी भी मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ। यहाँ के हालात देख के, जो नौजवान के मसाइल हैं, यहाँ 2018 जून में जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना जो सपोर्ट वापस लिया था, तब से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं, पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन हुए। यहाँ मेरी बहन निगत अभी कह रही थी कुछ नहीं हुआ है। निगत जी को 2018 में बारामूला की आवाम ने वार्ड 10 से ये जीत के आई है, तो निगत जी को ज़रूर यहाँ कंसल्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीत के आई और मेरे भाई तौसीफ रैना साहब प्रेसिडेंट थे। अगर इनका ये कहना है कि ओल्ड टाउन में कुछ नहीं हुआ है, तो इनसे पूछना चाहिए इनकी, ये इन लोगों की नाकामी है। इससे पहले रिवायती सियासी लीडरान पे हम बात करें, मैं भी उनसे नाराज़ हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई मजबूरी नहीं थी यहाँ एक नौजवान सामने आता अगर उनने कुछ किया होता, लेकिन जिन लोगों को बारामूला की आवाम ने म्यूनसिपल काउंसिल में बहसती एक काउंसलर के तौर पे, और एक यहाँ पे मेरे भाई तौसीफ प्रेसिडेंट भी बैठे, हर 6 महीने के बाद सुनने में ये आता था कि वहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक दूसरे के खिलाफ लाते थे। मतलब अगर ये चीज़, अगर आपका सवाल है, ठीक है, आपका सवाल ज़रूर तौसीफ से भी पूछेंगे हम, और निगत भी उसका जवाब देंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। आरिफ, आप एक नौजवान बर्डिंग जर्नलिस्ट है, बारामूला की सियासत को बड़ी गहराई से आप जानते हैं, सो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? जब 10 साल के बाद इलेक्शन हो, मैं दोबारा कहूँगा, यहाँ के MLAs भी लोगों ने बनाए, MPs भी बनाए, डिप्टी CM भी बनाए, पार्लियामेंट तक लोगों को पहुँचाए, सो अब क्या उम्मीद है? देखिए, हबीब जालिब साहब कहते हैं कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। देखिए, बारामूला की एक लेगेसी रही है। हमने बदकिस्मती से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में इनको यहाँ का वाइस चीफ मिनिस्टर दिया। हमने कांग्रेस की सरकार में सोज साहब को भेजा, जिनके एक वोट से तख्ता पलट होने वाला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने यहाँ से मैंडेट दिया।
2014 तक जावेद हुसैन बेग साहब को हमने जिताया, लेकिन बारामूला को गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है और ये गेटवे ऐसे डेवलप होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के साथ जितने भी हमारे ताल्लुकात थे वो यहाँ से जाने चाहिए। हमें परेशान नहीं होना चाहिए था कि हमें ईरान से जाना है, हमें कहीं और से जाना था। लेकिन आप देख सकते हैं आजकल बारामूला की हालत, बारामूला अपना रोना खुद रो रहा है। यहाँ के जितने भी सियासतदान आए, वादे इन्होंने किए, चाहे 1951 से लेकर आज तक, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए, ये आप छोटी मोटी जितने पैसे आपने 10 लाख 20 लाख लगाए, ये डेवलपमेंट नहीं है। कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए जिससे आपने किसी ऐसे मुल्क को रागिब किया हो जो कह रहा हो कि नहीं मुझे बारामूला में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने कोई ऐसी मंडी बनाई जिसमें आपने कहा कि नहीं सेंट्रल एशिया से जितनी भी फरोख्त आएगी, जो यहाँ से जाएगा वो यहीं से जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। दैट मीन्स कि बारामूला सेंट्रल एशिया को मिलाने वाला डिस्ट्रिक्ट है और ये एक इंटरनेशनल सतह पर इसको देखना चाहिए। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। शफी साहब, आप एक सामाजिक कारकुन हैं, समाजी मसाइल को आप कैसे देखते हैं? नई हुकूमत, खासकर नए जो नए MLAs बनेंगे, इनसे क्या तवक्कात बारामूला की आवाम रखेगी? तवक्कात हमेशा एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इससे आम लोग रखते हैं। पहला तो मैं यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है एक सिस्टम में आए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए, इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया अगली गवर्नमेंट बनाने के लिए। एक मुल्क को, एक रियासत को चलाने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारामूला एक हसास कस्बा है जहाँ पर लोग हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से वहाँ नोटिस करते हैं। बारामूला में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको आज तक कभी एड्रेस नहीं किया गया है। खासकर अगर हम देखें तो बारामूला यहाँ गेटवे ऑफ कश्मीर होने के वजह से हमारा जो रिवर बैंक है इसको कहीं पर अच्छे से ब्यूटिफाई नहीं किया गया। सो आप नटशल में ये कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक कारकुन कि बारामूला के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो जूं के तू हैं। गुलजार साहब, आपका शुक्रिया, आप बड़ी देर के साथ ज्वाइन कर चुके। जर्नलिस्ट एसोसिएशन बारामूला के आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। सो आप बताएं, आप इन लोगों पर क्या तवक्कात रखेंगे जो सियासी नुमाइंदे हमारे यहाँ बैठे हैं, जिनको 8 अक्टूबर के बाद सर पे अमामा सजना है? पहले मैं इन सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने ये जुर्रत की है कि आवाम के सामने रूबरू हुए। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, कश्मीरी हर वक्त सेक्युलर रहता है, वो सेक्युलर नज़रिया का रहता है और सेक्युलर नज़रिया का जो भी हो, भले ही एफिलिएशन उसकी किसी भी ऐसी पार्टी के साथ क्यों ना हो कि जो सेक्युलर ना हो। और मैं ये कहूँगा कि आज के मामले में भी, आज के इलेक्शन में भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, सड़क, पानी, बिजली नहीं, प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। जो 70 साल पुरानी प्रायोरिटीज़ है वो प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए थी आज। और सड़क, पानी, बिजली, ये तो उसके लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ड्रेन भी बनेगी, सड़क भी बनेगी और उसके लिए जितने भी ये काम है। और जैसे कि डिपार्टमेंट में मतलब यहाँ पर हमें म्यूनिसिपल काउंसिल है, टाउन का काम उनके ज़िम्मे है और जितना होना था वो हो गया। ये काम एक डिपार्टमेंट का रहता है। पॉलिटिकल लीडर्स का और खुसूसन जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं उनको वहाँ पर कानून साजी करने के लिए भेजा जाता है, कानून साजी जो आवाम के हित में हो। बदनसीबी ये है कि हमने यहाँ पर जितने भी नुमाइंदे आज तक भेजे, उन्होंने इनके आराम, कश्मीरियों के आराम के लिए या उनके रोज़गार के हवाले से अभी तक किसी किस्म की ऐसी कानून साजी नहीं की है। आप कह रहे हैं कि इन सियासी जमातों के नुमाइंदों ने जिनको हमने चुना है, कानून साजी आवाम की नहीं की है जो तवक्का थी। ठीक है, आकिब, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे मेरा सिंपल सवाल है, 2018 के बाद LG इंतज़ाम में कोई 3 काम बताएं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के या नॉर्थ कश्मीर के जिसको आप इस वक्त इनको चैलेंज करेंगे, या हमने किया आपने नहीं किया? देखिए, सबसे पहले मैं यही इनको चैलेंज देता हूँ कि जमहूरी निज़ाम मजबूत हो गया। अगर ये कैंडिडेट इस टाइम हिस्सा ले रहे हैं जमहूरी निज़ाम की वजह से, जो वो किसने मजबूत किया? इनके टाइम में आप देखिए कोई हिस्सा ले रहा था, वो हो गया पॉलिटिकल। अब डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, 3 काम बताएं। 3 काम ये है कि सबसे पहले हमने KS से IAS सफ़र कर दिया। ठीक है, वो तो हो गया डिविजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर देखा जाए, आप देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हुआ। आप संग्रामा देखिए, वहाँ पे फ्लाईओवर्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत हुई है, संग्रामा फ्लाईओवर हम बना रहे हैं। सोदी साहब, आप सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने भी वोट डाला है। रफीक साहब, तो आप क्या तवक्कात करेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पूछा कि सरदार
मतलब बरादरी कहाँ पर है। जहाँ तक मेरे कहने का सवाल है कि खासकर बारामूला का अगर बोलें, सरदार बरादरी है ही नहीं, कहीं इग्नोर किया गया है हर वक्त। लेकिन आम तासुर तो ये है, हमें फिगर्स भी ये बता रहा है कि बारामूला में सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद है मगर उनका हुआ कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स में जा रहे हैं बच्चे हमारे, कोई पढ़ाई नहीं, कोई यतीम है, इतने मतलब मिलिटेंट्स में इतने मारे गए, उनकी फहरिस्त हमारे पास पड़ी है, कुछ हुआ नहीं, ना रिफिल सौरव मिला उनको। दूसरी बात, अगर अब जेल में देखा जाए तो जब से हमें LG आए हैं और BJP की हुकूमत रही है, सरदारों का तो बेड़ा गर्क कर दिया इसने। जहाँ पर जाते हो वहाँ पर इनक्वायरी होती है, भाई आप सरदार किस तरह से हो, कड़ा कहाँ पहनना है। हमारे इतने एग्जाम हो गए, उनको हरासमेंट किया गया बच्चों को, आप कड़ा दिखाओ, आप ये दिखाओ, पगड़ी है, आप ये क्यों पहनते हो, व्हाट नॉनसेंस। जब इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम दिया है, व्हाई दे आर नॉट एम्प्लॉयड दिस। आपने दो चीजें बताई। दूसरी बात ये कि हमारे कुछ 3-4 मत थे जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं, वह है अनंत कार्जमेंट, वो पास हुआ है, हमारी असेंबली नहीं कर रही है, LG पास नहीं कर रहे हैं। हमारा 425 तो SRO था जिसमें कि मतलब नॉन माइग्रेंट को मतलब रिलीफ मिला गया है, एक्सेप्ट उसे BDP वालों ने एक्सक्लूड किया है। सेकेंडली पंजाबी हमारी जो कि 60% लोग वी कांट से नॉनसेंस, हम ये कह रहे कि ये एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए, ठीक है। सो बिकॉज उसकी गौर ही नहीं करते हम तो ये कह रहे हैं कि कोई गौर ही नहीं कर रहा है। शफी साहब, आगाज में जब मैंने रफीक रातर साहब से सवाल पूछा था तो उन्होंने आपको रिएक्ट किया था कि चेहरा वही है लेकिन सिर्फ पार्टी बदल गई है। सो जब पार्टी बदल गई, चेहरा वही, उस नए चेहरे पे क्या लोग एतमाद करें? बिल्कुल करेंगे। देखिए, पार्टी बदली, पार्टी का अपना मंशूर है, पार्टी का अपना तरीक़ेकार है, पार्टी ज़रूर बदली, हमें मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हमारे MLA यहाँ बन के आएंगे, पार्टी के गाइडलाइंस हैं और इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हम इसको, इस टाउन को बिल्कुल एक मॉडल टाउन बनाएंगे। और दूसरी बात, आपके किसी अपने यहाँ पे जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई तब सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया वो बेरोज़गारी को दूर करने की बात की। आप ये देखिए कि हमने RET स्कीम लाई, 70,000 चूल्हे जलाए जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में। आज वो मास्टर ग्रेड और ZDOs तक पहुँच चुके हैं। उसी पैटर्न पर फिर रहबर ज़राअत बनी, रहबर खेल बना, रहबर सेहत बनी। सो जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई है, ये सब चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हुई, स्पेशली फॉर द यूथ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का बेड़ा जब भी उठाया। शफी साहब, बारामूला के नौजवान एक सवाल पूछ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, PDP से भी, कांग्रेस से भी, आज़ाद उम्मीदवारों से भी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमें बारामूला में एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन दिखाइए जहाँ पर हमारे 1000, 2000, 3000 नौजवान अपॉइंट किए गए, एंगेज किए गए फ्रॉम 1947 टू 2024। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पहले जो बारामूला का पहला, व्हेन माय फादर वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे पहले जो चीज़ गई थी वो ITI बारामूला बनाया गया। उसके बाद ITI उड़ी बनी। और आपको पता है उस ITI की ट्रेनिंग से कितने हज़ार लड़कों ने जो उनको जॉब मिला, वो बाहर भी हैं आज, वो उनमें से कोई लोग। हमारी उड़ी में जो ITI उसके बाद आया, जो सबसे पहला ITI जो बनाया गया था वो बारामूला में ही बनाया गया था। और उस स्किल जॉब से हमने जो है नौजवानों को की बेरोज़गारी दूर की। और हमारा इस वक्त भी मंशूर में है कि हम स्किल्ड के ऊपर जो पूरा जोर देंगे और स्किल्ड लेबर जो है, स्किल जो है, बच्चों को स्किल सिखाएंगे। कॉरपोरेट सेक्टर ऐसा अपने, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, जगह बहुत है जहाँ पे नौजवानों को हम एंगेज कर सकते हैं, रोड मैप में है कहीं पे। एक तो हो गया पार्टी का मैनिफेस्टो, मैं कह रहा हूँ आपका जो ज़ाती विजन है। मेरा ज़ाती विजन देखिए वो ये है कि पहले जो है वो स्किल्ड के ऊपर हमने जोर रखा हुआ है। दूसरा जो हमारा जो बारामूला से अगर आप उड़ी की तरफ जाएंगे, आप देखिए कि इसके साथ सबसे ज़्यादा जो है वो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। हम इनको 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं, बॉर्डर टूरिज़्म, इको टूरिज़्म और जो टूरिज़्म का मेन ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद पिलग्रिमेज टूरिज़्म। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। रफीक साहब, शफी साहब ने अपनी बात रखी, आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि मसला कश्मीर या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में विद इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट, विद इन द 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बारामूला, PDP के लिए आपने क्या रोड मैप रखा है? पार्टी का मैनिफेस्टो अपनी जगह रखिए, लेकिन जब आप खुद यहाँ के लोकल है, यहाँ के नौजवानों के मसाइले, ड्रग्स के मसाइले, जैसे कि मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, कोई रोड मैप बनाया है आपने इसके लिए? देखिए, मैं 2-3 मिनट आपके लिए लूँगा। पहली बात है कि मेरे अजीज़ अभी कह रहे थे कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लोगों का एतबार नहीं रहा। 231 नौजवान आज इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं,
मार्क माई वर्ड्स 231 में कोई भी असेंबली में नहीं जा रहा है, सब की जमानतें बंद हो रही हैं या वो हार रहे हैं। नंबर 1, उसका मतलब यह नहीं तौसीफ रैना के लिए चैलेंज जवाब देना पड़ेगा। ये चैलेंज जवाब दिया मैंने, जवाब दिया। एवरी इंडिपेंडेंट शुड आंसर दिस। तो मतलब यह है कि जब आप 231 में एक भी नहीं जा रहे हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि लोगों ने ट्रेडिशनल पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा है। दूसरी बात, यहाँ कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं। पीडीपी इज ए पॉलिटिकल रियलिटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए पॉलिटिकल रियलिटी और कांग्रेस इज ए नेशनल पार्टी, ठीक है, और बीजेपी भी। जो कुछ यहाँ पर हुआ है आज, चाहे आपका ये कहीं रोड बना है, कहीं नलका है, ये सारा का सारा पीडीपी ने किया है, एनसी ने किया है। नंबर 1, अब अगर इस बुनियाद पर आप वोट ले लें कि मैंने फलान जगह नलका लगाया है, मैंने फलान जगह पोल लगाया है, मैंने फलान जगह ट्रांसफर, इससे बढ़कर बदकिस्मती इस कौम की हो ही नहीं सकती है। 70 साल से हमने ये इस्तेमाल किया। यही तो हमारा सवाल है कि फ्यूचर तवक्कात क्या रखे। मैंने कहा, मैंने आपसे 2 बातें कही थी पहली इंटरेक्शन में। मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे बड़ा मसला जो है जिससे अनसर्टेनिटी है वहाँ पर, वो है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बसीद मजमूई जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह बेइज्जत किया गया है। जब आपकी इज्जत गई है तो सब कुछ चला गया। अब लोग चलाएंगे, मारें, लोग बोलें यहाँ पर डेवलपमेंट है, सोना है, चांदी है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास इज्जत नहीं रही, आपके पास सुकून, आपकी पहचान नहीं है आप लोग कौन है, आपका झंडा गया, आपका आईन गया, आपके पास है क्या? और उसके बाद फिर आप लड़ोगे बिजली पोल पर, फिर ट्रांसफार्मर पर, फिर किसी जगह टाइल पर। तो मैंने पहले भी कहा, जब मैं ये बात करता हूँ, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, अभी कोई नौजवान अभी रोजगार की बात कर रहा था। आप मुझे बताइए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3, 2, 5 साल, 5.5 साल सरकार की। आप इनसे पूछिए, अगर इनको मालूम नहीं है तो मुझसे डाटा लीजिए। इनको बोलिए राहबरी तालीम हमने कितने लगाए, राहबरी ज़राअत कितने लगाए, राहबरी जंगलात कितने लगाए, राहबरी खेल कितने लगाए। और 10 साल से बीजेपी की इंटरनेट गवर्नमेंट, इनको बताइए आपने कितने लगाए। सो आप अभी भी पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो इनसे ये पूछे कि आप लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। जो अभी वो मेरी बहन अभी ड्रग की बात कर रही थी और तौसीफ साहब ड्रग की बात कर रहे थे, इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद यह है कि आप लोगों को रोजगार नहीं फराहम कर सके। 10 साल में लोगों को आपने टरकाया। डेवलपमेंट के नाम पर हम सोना लगाएंगे, चांदी लगाएंगे रोड पर, दिखाई ना मुझे कहाँ है। आप कह रहे हैं यहाँ पर ये क्या शहद और दूध की नदियां हमने बहाई हैं बीजेपी ने, दिखाई ना मुझे कहाँ पर। मुझे कुल मिला के रफीक साहब, आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पास्ट पे आप नहीं जा रहे हैं। तौसीफ राना, आप जवाब दीजिए। आपको रफीक साहब ने कहा कि जमानत जब्त होगी आज़ाद उम्मीदवारों के, आल 2 के, आपने नाम इनका नहीं लिया, आपने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन कुल मिला के आज़ाद की बात की बताइए। इनने मेरा नहीं कहा। मैं तो यही से कह रहा हूँ, नाम आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ नौजवान, ये मेरे भाई है जावेद साहब, ठीक है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये मेरी बहन है निगत जी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो आके बाहर इलेक्शन लड़ा। पहले तो इनको मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने कोशिश की, चाहे ज़मानतें हमारी जब्त हो, चाहे हमें जब्त करे, लेकिन हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी ये है कि हम किसी के पीछे पीछे नहीं रहें। हम इन लोगों के भरोसे नहीं रहे जिन्होंने आज तक हमें झूठे ख्वाब दिखाएं। हम बाहर आए, हमने कोशिश की, हमने अपना काम दिखाया, हमको लोग जानते हैं, हमने वोट मांगा, फिर आगे देखते हैं जीतता कौन है, हारता कौन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम जैसे लोगों को ये लोग आगे नहीं आने देते हैं, ये लोग पहले नौकरियां करते हैं, फिर पॉलिटिक्स करते हैं, नौजवान को ये आगे नहीं आने देते हैं। तो तौसीफ राना कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये लोगों को आगे आने नहीं देते। लेकिन तौसीफ, आपसे एक और सवाल मेरा है, आप म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन हमारे आई लव बारामूला के पीछे जो पार्क है ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। लेकिन मुझे भी याद है, मैंने पिछले 6 सालों से इस पार्क का यही हाल देखा। ये बताएं। मुझे लगता है कि आपकी नज़र बड़ी कमज़ोर है। मेरी नज़र पूरी पार्क पे। नहीं, आपकी नज़र एक साइड से पड़ी लेकिन दूसरे साइड से नहीं पड़ी। कंक्रीट भी नजर। बात सुनिए, वही बात सुनिए। अगर आपका नज़रिया होता तो शायद आप पहले इस लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। और जहाँ पे आप बैठे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, ये भी मेरे टाइम पे बना है। ये 5 करोड़ की जो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, जब ये ठीक हो जाएगी, मेरा मानना, बारामूला में ज़रूरत इसी पार्क में पड़ी इस लाइब्रेरी की, क्या हमारे पास स्टेट लैंड कहीं नहीं था? बात सुनिए, जब आप बात सुनेंगे, बात समझिए, आप जवाब सुनिए। पहले आपको नज़र इस तरफ पड़ी, ठीक है, इस तरफ आपने खंडरात देखा, आपको इस पर नज़र नहीं पड़ी, जहाँ पे आप बैठे हो आपने इसकी बात नहीं की। बात सुनिए। ये 5 करोड़ से जो लाइब्रेरी बन रही है, डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ नहीं बनी,
जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पार्क पे काम होगा। मैं नहीं चाहता था हमारा कोई पैसा वेस्ट होगा। मैंने एज ए प्रेसिडेंट पहले बोला ये कंप्लीट करें, उसके बाद पार्क कंप्लीट करेंगे। जब हमारा बच्चा कोई किताब लेके नीचे आएगा वो पार्क में बैठ के पढ़ेगा। थैंक यू। आप एक बेस्ट विजन के साथ है कि आप समझ रहे कि पहले लाइब्रेरी कंप्लीट हो। राबिया जी आप भी जवाब दीजिए। यही सवाल है, ये कह रहे कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ इस्तेसाल किया। मेरी बात आप समझिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस्तेसाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से इस टाइम यूथ निकल के आया है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाहर आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन एक नई चाहता है, तो ये एक मैसेज है बाहर कि हम लोग एक चेंज चाहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा। दूसरी बात, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आती है, देखिए डेवलपमेंट में सिर्फ सड़क, बिजली और पानी नहीं है। हमारे उड़ी में इस वक्त 4 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उन 4 पावर प्रोजेक्ट्स में से जिसको हम अगर कहेंगे चिराग तले अंधेरा, वो हमारा कश्मीर है, खासकर उड़ी है, खासकर बारामूला है, जो हम सफ़र कर रहे हैं। आपका एक सिंपल हाउस होल्ड, जो बंदा सुबह से शाम तक 500 रुपये कमाता है, उसको आपको इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की बिल आती है 2500, 1500। एंड ये एक ऐसा इशू है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में, ये आज तक एड्रेस क्यों नहीं? आपका बहुत अच्छा कहना है, इसका सजाद साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उड़ी में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा उड़ी का पावर बाहर की स्टेट्स में जाता है, लेकिन उड़ी के लोकल को, बारामूला के लोकल को 1500 से 2000 की बिजली बिल आती है, और उसका रेवेन्यू भी कितना आता है। राइट सजाद साहब, क्या ये कोशिश नहीं हो सकती कि एटलीस्ट मकामी लोगों को उसका फ़ायदा मिले? देखिए हमारा पहला यही चीज़ थी, बेसिकली जब 96 में 90 में जब ये पहला उड़ी 1 का जो स्टार्ट हुआ, उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसका जो मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ वो गवर्नर रूल ने किया और NHPC ने किया। उस वक्त वो उड़ी सिविल जो थी वो उन्होंने स्टार्ट किया। ये उस बार भी हम नहीं थे। जब फेज़ 2 स्टार्ट हुआ उड़ी 2 का, उस वक्त भी जो गवर्नमेंट थी वो PDP और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त उन लोगों ने ये साइन नहीं किया। हम भी ये कहते हैं कि जो 5 किलोमीटर का एरिया है उड़ी 1 का और उड़ी 2 का, इनको फ्री पावर देना चाहिए, और जो 1% पैसा है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है, उसको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी उड़ी एंड देन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। जो CSR का पैसा है वो कहाँ गया पिछले 5 साल से? उससे पहले जो CSR का पैसा था 2014 से लेकर 2018 तक, वो हम लोकल वहाँ पे यूज़ करते थे। इसका मतलब पिछले 5 सालों का हिसाब जब हुकूमत बनेगी, अगर आप इक़्तिदार में आए तो लेंगे उसका? बिल्कुल लेंगे। और जो 1% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो NHPC हमें पैसा देती है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी लोगों को इंश्योर करेगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, सजाद साहब उड़ी से लड़ते जीत के आते हैं, उड़ी वालों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है उनको भी इसका शेयर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपका जवाब आ गया। इरफान साहब, मैं जानता हूँ कि आप बड़े सख्त मौक़िफ़ रखते हैं 2019 के बाद जो भी हुआ, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी में बात कर रहा हूँ, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की। आप खुद यहाँ के लोकल हैं। हम जब टूरिज़म की बात करते हैं तो चलिए जी गुलमर्ग के बगैर हमारे पास बहुत कुछ है डेवलप करने का। हमारे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप एक जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों की बात करते, कोई रोड मैप है आपके पास ऐसा कि अगर अलायंस की हुकूमत बनती है, इस बारामूला के ग्रेटर बारामूला गेटवे ऑफ कश्मीर को का जो ख्वाब है ये पूरा होगा? देखिए इमरान साहब, सबसे पहले आपको मालूम है बारामूला एक हिस्टोरिक जगह है। इसी से बांडीपोरा कार्व आउट हुआ है, इसी से हमारा कुफवारा बना है, और अक्रॉस द बॉर्डर कुछ एरिया वो बारामूला का हिस्सा है। तो ये एक हिस्टोरिकल जगह है। जैसे इन्होंने कहा, हम जो अलायंस का है, सबसे पहले सब लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं ब्रीफली वो आपको बताना चाहूँगा मुख्तसर। जो बीजेपी का जो ख्वाब था 400 पार, इसी अलायंस ने, इसी इत्तेहाद ने उस ख्वाब को चकनाचूर किया, उसको 200 कुछ सीटों तक समेटा। तो इस वक्त यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं जो भाजपा की जो पॉलिसी थी कि यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, यहाँ पर लोग बिखर जाए। अब देखते हैं यूपी में करोड़ों में पॉपुलेशन है, वहाँ 2 या 4 पार्टीज जो है प्रोमिनेंट है। यहाँ कश्मीर में हर गली कोचे में पार्टी बनाना चाहते हैं। जमहूरियत में उसका हक है, लेकिन हमें उसके पीछे देखना मंशा क्या है। एक तो हम उनके उस ख्वाब को यहाँ पर चकनाचूर कर देंगे इंशाल्लाह। ये इंडिया अलायंस जो है, ये इंशाल्लाह लोगों का इसको एतमाद होगा और लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। एक और इसका सिर्फ गवर्नेंस तक महदूद मत रखिए, इसका एक बहुत बड़ा लार्जर इसके पीछे एक मकसद है। उसके साथ जो डेवलपमेंट आपने कही, सबसे पहले हम ये आपको बात कहना चाहेंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आबी महादा है, उससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है वो किसको हुआ है? जम्मू कश्मीर के आवाम को। इंडस वाटर ट्रीटी
अगर आप रनिंग चलते हुए पानी पे आप बिजली बनाते हैं, जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स है, हमारा मुतालबा है अगर आप मुल्क के बाकी रियासतों में जैसे पंजाब में, जैसे दिल्ली राजधानी में मुफ्त बिजली देते कुछ 100 यूनिट्स, हम मुतालबा करते और हमें उम्मीद है जो एजेंडा में भी है और मैनिफेस्टो में भी है कि मुफ्त बिजली दी जाएगी। उड़ी पहला हक रखती है और उसके साथ साथ हम पूरे जम्मू कश्मीर में मांग करेंगे कि गरीबों को ये मुफ्त बिजली मिले। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको, और मुझे यकीन है सारे सहमत होंगे इस बात से, इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या बाकी लोगों की सरकार रही है यहाँ पर, एलजी के प्रशासन के साथ जब हम मुकाबला करेंगे, आप देखिए गरीब आवाम नास नॉमिनल पे करते थे 200 या 250 रुपए, और ये जालिम हुकूमत ने इस जो हमेशा जबर जुल्म जाति झूठ की इस राजनीति, आप देखिए कमर तोड़ के रखा है इन्होंने हमारे गरीब आवाम का। इसलिए हम अगर अलायंस की अगर अलायंस आता है, सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए बिजली साइन को नॉन है, मैंडेटरी है। हम चाहेंगे हमारे पावर प्रोजेक्ट्स फ्री बिजली लोगों को मिले, और उसके बाद साथ साथ डेवलपमेंट जो है, टंगमर्ग एरिया हमारा टूरिज्म गुलमर्ग है, उसके साथ साथ बारामूला में भी हमारा जीएमसी है। अभी देखिए वहाँ पर आप स्ट्रेंथ देखेंगे, बहुत सारे मुलाजिम जो है वहाँ पर तैनात नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जावेद कुछ कह रहे हैं। जावेद जी, पिछले 10 सालों में अगर कुछ हुआ होता, आपने यहाँ जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, आपने इनसे पूछा कि कुछ हुआ, इन्होंने क्या कहा जवाब में इन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले हमने जमहूरियत लोगों से छीनी थी, आज हमने बहाल की। कोई एहसान बीजेपी ने नहीं किया, और बीजेपी ने नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 पे बहस चल रही थी तब कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप यहाँ इलेक्शन कराइए 22 सितंबर 2024, जो कि हुए। आप ये समझिए, अगर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट ये है कि यहाँ जमहूरियत बहाल हुई है, तो फिर इनको शुक्रगुजार मशकूर रहना चाहिए मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के, जिसने एक तोहफा दिया पूरे मुल्क। ठीक है, आपके कुल मिला के बात यही है कि क्या वादे पूरे होंगे? ऑडियंस में कोई सवाल पूछना चाहता है? ऑडियंस जी 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 मेरा सवाल नेशनल कांग्रेस तो PDP। मेरा सवाल नेशनल कांग्रेस और PDP से है, काइंडली। वाद करना सन वाद पूरे किन कहें। ठीक है, आप जो वादे कर रहे हैं आप वो पूरे करेंगे अगर आप जीत के आते हैं? मुख्तसर जवाब सजाद साहब, पहले आप खास वादा बताइए क्या है, हम बताएंगे। ये इनका कहना है कि जो मैनिफेस्टो में आपने कहा कि हम ये करेंगे, आप हमें कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप वो वादे पूरे करेंगे? इंशाल्लाह हमने जो मैनिफेस्टो में बोला हुआ है हम वादे पूरे करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल के बाद वापस आना है। क्या बात है। इरफान साहब, आपसे भी यही सवाल है, आप अलायंस के कैंडिडेट हैं, आपने जो बिल्कुल मैंने इससे पहले भी कहा हम सारे संघर्ष मिलके करेंगे, खाली मैनिफेस्टो तक नहीं, उसके मैनिफेस्टो के ही महदूद नहीं रहेंगे, उसके बियॉन्ड भी जो लोगों के हक में होगा उसके लिए सारे। रफीक साहब, वादे जो किए हैं कैसे निभाएंगे, इंश्योर हमें करेंगे आप लोग? सवाल है। देखिए हमारा जो मैनिफेस्टो है, मैं बार बार कहता हूँ, वो विजन डॉक्यूमेंट है, वो विजन डॉक्यूमेंट है, वो कोई कमिटमेंट। पीडीपी का विजन डॉक्यूमेंट है जी। मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ अभी लाइब्रेरी की बात चली थी, मेरे शायद किसी ने दोस्त ने कहा था, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का आपको एक इंटरव्यू याद होगा, उनने कहा कि मैंने मोदी जी को बुलाया मीटिंग पर, अफगानिस्तान पर बड़ी डिस्कशन हो रही थी 2-3 साल पहले, तो अफगानिस्तान का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा बड़े मज़ाही अंदाज में कहा कि मोदी जी ने कहा यहाँ एक लाइब्रेरी खोली पहले, तो जहाँ की हालत अफगानिस्तान से बदतर हुई होगी तो वहाँ अब लाइब्रेरी तो चले, ये भी ठीक है। दूसरी बात मैं अपने दोस्त से एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। इनने बड़ी अच्छी बातें की। नंबर 1, इन्होंने ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट है दरियाओं का, उस पर इंडस वाटर ट्रीटी पर, तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस इसको परस्यू करे। 2 चीज़ें, एक तो वो अनडू करे, उसको अनडू करना पड़ेगा जो आपका एग्रीमेंट है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए क्या लाही अमल रहेगा, उसको उसका बेनिफिट कश्मीरी को मिले। नंबर 1। एक और बात, इन्होंने 5 अगस्त की बात की, 5 अगस्त 2019 की बात की, तो मैं चाहूँगा, चूंकि ये कांग्रेस के कैंडिडेट है, मैं चाहूँगा कि कांग्रेस इसको परस्यू करे और कांग्रेस कमिटमेंट करे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि 370 को रेस्टोर करने के लिए कांग्रेस कोशिश करेगी। ये सवाल तो इरफान साहब को जवाब देना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को आप अंडू करें क्योंकि हम ज़्यादा हक रखते हैं। जी जी जी। बिफोर डिस्कसिंग 370 उसको रेस्टोर करना, इट इज़ अ जुडिशियल प्रेसिडेंट राइट नाउ। Once Supreme Court has decided, it becomes a judicial precedent. उस लाइट में आंसर करें, in light of that answer. यहाँ से तौसीफ भी कह रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, आप भी जवाब देंगे। देखिए जहाँ तक हमारा कहना है, इंडस वाटर ट्रीटी हम चाहते जो उसे नुकसान हुआ, हम ये बात सामने रखेंगे।
जो भी फोरम मिलेगा पार्टी में भी रखेंगे। इट्स ए लार्जेस्ट जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है। हम इस बात को अवाम के जो जेन्युइन मुतालबात है सामने रखेंगे। हमें एटलीस्ट वो एज ए कंपनसेशन इन इंडस वाटर ट्रीटी से जो नुकसान हुआ, एटलीस्ट वो जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स है उनको स्टेट को देंगे। जो हम नॉर्दर्न ग्रिड को देते इंस्टेड ऑफ दैट वो हमें स्टेट को दे देंगे। राइट। हाँ। दूसरी बात है हमारा फेडरलिज्म, जो तंजीम का भी मौकूफ है। आप CWC के रेजोल्यूशंस देखिए, रिसर्च करके आते नहीं है। जब अब हम वो बात बोलेंगे तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा कि सेक्रेटरीट में किन्होंने भाजपा को एंट्री दी, किस पार्टी ने सेक्रेटरीट में एंट्री दी। शायद 5 अगस्त का फैसला नहीं होता अगर इन्होंने बीजेपी को PDP ने हाथ पकड़ के नहीं लाया होता। अगर बीजेपी के साथ, हाँ रफीक रातर साहब कुछ कह रहे हैं। मैं रफीक साहब को एक बात याद दिलाना चाहूँगा। हमें फ़ख्र है कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी खोल रहे हैं। पैलेट गन तो हमने नहीं खरीदे, पैलेट तो हमने नहीं चलाए, ठीक है। बीजेपी तो हमने यहाँ नहीं लाया। तो ये जो बेसिकली ड्रामाबाजियाँ हैं, सियासी ड्रामाबाजियाँ, मैं इन सब पॉलिटिशियनों को, मैं अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं समझता हूँ। यहाँ पे मेरे भाई भी बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि कम से कम इनको सच बोलना चाहिए। अगर रफीक रातर को जवाब देना पड़ेगा, पैलेट आपने लाए बीजेपी के साथ, आपने बात सुनिए। ये देखो, मैं इनको काउंटर नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बात उठाई, मैं कहता हूँ एक तो इनको गलती माननी चाहिए जिनने गलत किया, जिनने गलत बयान नहीं दिए। जब ये गवर्नमेंट में थे इनको तो अपना आप मोदी से भी बड़ा लगता था। बात सुनिए आप, ये तो बोलते थे अब मसला कश्मीर हल करेगा मोदी जी। आप तशरीफ रखिए। आपकी बात को सजाद साहब ने भी एंडोर्स किया, इरफान साहब ने भी एंडोर्स किया, रफीक साहब देखिए। मैं कहता हूँ जो भी पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, चाहे रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिटिक्स में आते हैं, सब अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आना चाहिए। लेकिन खुदा के वास्ते आपको सच बोलना चाहिए लोगों से। ये झूठ के कुछ कह रहे हैं, आरिफ कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात सब सियासतदानों से, सब सियासी पार्टियों से और जो हमें ऑडियंस देख रहे हैं इनसे एक बात कहूँगा, ये जितने भी वादे किए जा रहे हैं मेहरबानी करके उम्मीद मत रखो यार। इनके पास पावर इतना कन्फाइन किया गया है कि JKAS इनके हाथ से जा रहा है, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, मजे की बात है, 8 को जो नतीजे अनाउंस हो रहे हैं और 10 तारीख को चीफ सेक्रेटरी फिल्म प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहे हैं। अब खुद समझ सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी इज मोर वैलिड देन आवर MLA। सो आप ये कह रहे हैं कि जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डिसएम्पावर होगी क्योंकि बिजनेस रूल्स में जो अमेंडमेंट किया गया। आप एक सवाल, 1 मिनट। इन्होंने कहा कि हमें बिजली, नल, पोल, तार के बाद सियासत इनको करनी पड़ेगी। दे हैव बीन कन्फाइंड टू दोज थिंग्स। बस बिजली, तो ये कन्फाइनिंग इन, बिल्कुल। पहले मैं ये सुनना चाहती हूँ कि जायद साहब ने कुछ बोला था, वो मुझे समझ नहीं आया। आप अगर रिपीट करेंगे वो चीज़ इन्होंने बोला क्या था? जायद साहब आप बोला था, आप मेंबर रहे। जी। मेरी बहन ने ये कहा था कि पिछले 75 सालों में ओल्ड टाउन की हालत बदतरे कुछ हुआ नहीं। आपने कहा आपको तो हमने काउंसलर बनाया। उसके जवाब में मैंने कहा कि 2018 से मेरी बहन यहाँ काउंसलर हैं, उनके उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, आप 2018 से काउंसलर थी, उसका जवाब दीजिए। तौसीफ भी काउंसलर थे, उसने तो जवाब दे दिया। ये जो मेरे भाई हैं, मैं क्या कहूँ कि 2 और 4 दिन इनको हो गए पॉलिटिक्स में आए हैं। चलो, मोस्ट वेलकम। तो हम बूढ़े होने लगे और जब कुर्सी पे इंसान बैठता है ना, उम्र का तकाजा नहीं है। पूरा सुना करो ना आप। जब हम उधर बैठे ना तो हमारे साथ भी पॉलिटिक्स खेला गया, हमें काम करने नहीं दिया। 3 साल जो हमने 3 साल पहले 3 साल जो थे तब कोविड था, और जो हमने पॉपट झेले हैं ना वो हमें पता है, और अल्लाह को पता है कि हमारे साथ क्या किया गया अंदर, ठीक है। और जब उस 3 साल के बाद तौसीफ साहब आए तो तौसीफ के साथ वो पॉलिटिक्स खेली गई कि हमें खाली लड़ाया गया, खाली एक दूसरे के साथ लड़ाया गया। जो काम था वो पेंडिंग ही होता था। आप सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी। दूसरी बात है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सर हैं, तो इन्होंने अभी बोला कि जो हम उठे हैं कि शायद ज़मानत जब्त हो जाएगी। कहते हैं हिम्मत मर्दा और मर्द खुदा, ठीक है। उठे तो सही ना, उठे, ज़मानत जब्त होने वाली है। उठे तो सही ना, हम तो उठे ना, तो हमने अल्लाह का नाम लेकर आ गए। हम लोगों के लिए आए, हम थोड़ी पॉलिटिक्स चलाने आए। आप पॉलिटिक्स चलाने नहीं आए थे। सेम आप भी कुछ कह रहे थे जावेद, जो इन्होंने जमानत जब्त की बात की है। बहुत बुरा मुझे लगा जब रफ़ीक साहब जैसी शख्सियत ये कहें कि आज़ाद उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त होगी। ठीक है, ज़मानत जब्त होगी, लेकिन हम यहीं पे हैं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह इस बार नहीं
अगले 2029 का इलेक्शन अगर यहाँ होने देंगे, आशा यही करता हूँ, उम्मीद यही रखता हूँ कि आने वाले वक्त में भी लोगों के सामने आऊँगा। लेकिन ये सही चीज़ रफीक साहब ने नहीं बताई कि इनकी जमानत जब्त हो गई। कुछ कह रहे थे गुलजार साहब आप थोड़ा बहुत इनका चेहरा भी देखो ना। यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार बैठे हैं ये सब डेब्यू कर रहे हैं सियासत में। ये सब के सब कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, पहली बार ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और सज्जाद साहब भी मेरा छोटा भाई है, मेरा अजीज़ है। ये सब के सब किसी की उम्र छोटी है, किसी का कोई बड़ा है, लेकिन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम कहेंगे कि यकसां तौर पर सब मैं अपनी नज़रिए से देखता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी जिसके मुकद्दर में भी ये आज इंतखाब होगा, मुंतखब होगा, अल्लाह ताला ने उसको वो बांधा होगा, पगड़ी बांधी होगी, वो नुमाइंदगी करेगा बारामूला की। उसके लिए एक गुजारिश ये है कि मैंने फिर एक बार कहना ये है कि सड़क पानी बिजली हमारे इश्यूज़ नहीं है। सड़क पानी बिजली ये इशू आम इंसान का नहीं है आज के डेट में। आज के इश्यूज़ हैं बड़े बड़े लेवल के, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं। उन चीज़ों के लिए के लिए वहाँ पर कानून साजी करके, जो मैं कहता रहा, मैं अपने एक फेसबुक इस पेज पर भी कहता रहता हूँ, बोल कश्मीर बोल के लब तेरे आज़ाद है, लेकिन साथ ही दिल में ये भी कहता हूँ जो सरासर झूठ है। ठीक है। सो गुलजार साहब, आपका ये कहना है कि हम जो आवाज़ रखने का हक रखते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी हमें आज़ादी मिले, आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सो ऑडियंस में किसी का सवाल है? जी जी जी, आप बताएं। सर, जो ये हमारे मेंबर इस वक्त दावा कर रहे हैं, जो इन्होंने मंजर आम पे अपने मैनिफेस्टो पे मंजर आम किया था, क्या यूटी के अंदर ये लोग उस पर उतर आएंगे? और दूसरी बात, और क्या ये मतलब कश्मीरियों के लिए, जिन्होंने कश्मीरियों ने इनके लिए इस वक्त वोट डाले, इस वक्त अपने आप को इनके लिए मतलब फिदा किया है 1 महीने से, क्या इनके कामों में ये उतर आएंगे इस यूटी के अंदर? वो दूसरी बात, ठीक है रफीक साहब, वो जो डेवलपमेंट यहाँ चल रही है, जिसकी यहाँ पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा है, खासकर माइनिंग के हवाले से, एक गाड़ी वाले को कम से कम 1.5 लाख रुपये मतलब जुर्माना होता है, क्या उनको ये इंसाफ दिलवाएंगे? शफीक साहब, 2-3 सवाल इन्होंने पूछे एक साथ। एक यहाँ माइनिंग का इशू है, दूसरा इन्होंने सवाल किया कि यूटी में आप कैसे हमें इंश्योर करेंगे जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, तीसरा ये चीज़ कि हमारे जो भी मसाइल है आप हमें यकीन दिलाएंगे कि आप वो मसाइल हल करेंगे। सजाद साहब से ही जवाब लेंगे इससे। क्या माइनिंग का है? यहाँ माइनिंग का कुछ इशू है, लैंड माइनिंग का, जो काफ़ी सारे इशूज़ है, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं क्या वो मसाइल हल होंगे उसके? इंशाल्लाह। देखिए, पहली बात ये है कि माइनिंग लोकल है, और पिछले 5 साल से, जब से 2019 हुआ है, माइनिंग के ठेके जो हैं वो दिल्ली वाले, महाराष्ट्र वाले और आउटसाइडर्स को मिला है। इट शुड नॉट बी गिवन टू द आउटसाइडर्स, इट इज़ द राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के लोगों का हक है, उनको ये हक मिलना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि 370 ख़त्म किया गया। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछता हूँ, जिस 370 की वजह से आपने 371 ABC नॉर्थ ईस्ट को दिया, वो राइट्स दिए आपने, लैंड के राइट्स दिए, जॉब्स के राइट्स दिए, आप 371 ABC हमें यहाँ क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं? दूसरा इनका सवाल ये है कि आप हमें कैसे यकीन दिलाएंगे वादे पूरे होंगे जो आपने किए हैं? देखिए, हमने जो वादे किए हुए हैं अपनी इसमें मंशूर में, इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उसको पूरा करेंगे। तो इनका सवाल है कि हमारे पास यूटी है, स्टेटहुड नहीं है हमारे पास, सो कैसे आप हमें कन्विंस करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जैसे कि इरफान साहब ने भी कहा था कि ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि स्टेट यूटी बनी हुई है। आज लद्दाख वाले भी रो रहे हैं, वो भी वापस स्टेट चाहते हैं। जो पावर्स उनके पास LHDC में थे वो पावर्स है ही नहीं। आज वहाँ जो कुछ भी है गवर्नर साहब है। आज उनको भी एहसास हुआ है, अगर उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हम भी JNK के साथ वापस जाना चाहते हैं। जब तक हमारा स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगा, फुल स्टेटहुड, उसके लिए हम जदोजहद करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेटहुड, प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू में जाके कहा कि हम आपका स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो इसका अपोजिशन है जो दिल्ली में बैठी हुई है वो इसके बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है, और इंशाल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमारा स्टेटहुड रिस्टोर होगा। उस रिस्टोर के साथ ही जो हमारी जो मुश्किलात हैं ये दूर होंगी। एक और ऑडियंस का सवाल था। जी आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते थे, आप बताएं। मेरा ये कहना है कि ये जो सारे नेता यहाँ पे बैठे हैं सब झूठ बोलते हैं। सब नेता यहाँ पे झूठ बोलते हैं। सुनिए, वादे करते हैं 5 साल तक ये फिर नजर नहीं आते। आप हमें ये बोले अगर यहाँ कुछ काम हुआ, यहाँ पहले भी मतलब म्युनिसिपल चेयर में था, यहाँ तो बारामूला में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ वो तो सिर्फ तौसीफ भाई ने किया।
और किसी ने कुछ नहीं। आप मुझे ये बोले हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर MBA करते हैं, MCA करते, वो अदर स्टेट्स में जाते हैं फिर जॉब ढूंढने के लिए। तो आपका सवाल आ चुका है। जी जी, आप बताएं, आप कुछ कहना चाहती हैं? ये आप कैसे बोल सकते हो कि एक तौसीफ साहब ने काम किया है? आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, स्टैंड अप, आपसे पूछ रही हूँ मैं, आप कैसे बोल सकते हो कि तौसीफ साहब ने काम किया खाली? तो आप हमें जानते हो कि हम भी म्युनिसिपल में थे, वार्ड 10 में जो हमने काम किया था हम बच्चा बेच रहे थे। नो, आप गलत बोल रहे हो। सो निगत, आप बैठिए, आप तशरीफ रखे। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे। सो इन साहब ने दरअसल अच्छा सवाल किया है, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जो हमारे इस जी निगत आप तशरीफ रखें। रफ़ीक रहतर साहब से 2 सवाल किए गए थे, कड़े सवाल, जिस पे रफ़ीक रहतर साहब ने मुस्कुराया भी था, तो उसका जवाब लेंगे चलते चलते। पहले मैं अपने भाई को जवाब देना चाहूँगा। ये फरमा रहे हैं तौसीफ साहब आए तो इन्होंने ये सारे झूठ बोलते हैं, हम थे ही नहीं म्यूनसिपलिटी में, तो हम कैसे करते, जो थे तो उनने कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, हमारे अजीज़ हैं हमारे इरफान साहब बड़े गुस्से में आ गए थे। आप मुझे बताइए, उमर साहब का परसों का स्टेटमेंट आपने सुना? उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहता था, मैं उनके साथ इत्तेहाद करना चाहता, लेकिन उनको पीडीपी पसंद आ गई, उन्होंने पीडीपी के साथ इत्तेहाद किया। तो इसलिए इन चीज़ों को रहने दीजिए रास्ते में, अगर उगलवाना चाहते हैं तो। और भी उन्होंने कहा ही इज ऑन रिकॉर्ड, कल का स्टेटमेंट आप निकालिए। आई विल डिफेंड दिस थिंग। नो, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल गलत बोला है। देखिए, नहीं, मैं ये कभी स्टेटमेंट है उमर साहब का स्टेटमेंट का कल का। देखिए, उमर साहब के स्टेटमेंट पे नहीं, मैं उमर साहब के स्टेटमेंट पे मैं जवाब दूंगा। उमर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। 2000 उसी का जवाब दे रहे हैं ना, उसी का। 2014 में हमने ऑफर किया, हमारे पास 14 MLAs थे, माय फादर वाज वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द असेंबली। हमने ऑफर किया मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को कि हम आपको कांग्रेस के साथ आप गवर्नमेंट बनाइए, हमें गवर्नमेंट में भी नहीं रहना, हम एफिडेविट लिख के आपको दे देंगे, हम आपको 6 साल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट आप बीजेपी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाइए। ये वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं माना। उमर साहब का स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैं। उमर साहब का स्टेटमेंट है कि मैं 2014 में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहता था, लेकिन इनको पसंद आ गई पीडीपी। These are the words नंबर 1। दूसरी बात नहीं, ये उनका स्टेटमेंट है, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये उमर साहब का ऑन। दूसरी बात तौसीफ साहब का अभी रेस्ट दीजिए ना, अभी वो छोटे हैं ना, आप अपनी बात जल्दी रखें। जल्दी करूंगा मैं। तौसीफ साहब अभी फरमा रहे थे रिटायरमेंट के बाद वो लोग आते हैं सियासत में। मुझे नहीं पता सियासत की डेफिनेशन इनके पास क्या है, शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब रफीक रहतर ने सियासत की है। मैंने जवाब ये दोबारा से बोल रहे। रफीक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इनकी बात को मैं सेकंड करता हूं। जब मैं पैदा नहीं हुआ ये सियासत करते थे, मैं तो वही बोल रहा हूं था, ये कभी पढ़ाते नहीं थे, ये तो सियासत करते थे। मैं सच है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। ये एजुकेशन में थे, इनने कभी क्लास नहीं पढ़ाई। बात सुनिए, ये सियासत में थे, ये सच है। आज पहली बार इन्हें सच बोला। और आपने सच बोला। हाँ, इन्होंने सियासत के बगैर कुछ किया नहीं। बात सुनिए, दूसरी बात नहीं। हाँ, जवाब लेंगे पूरी बात। दूसरी बात, ये बीजेपी के लीडर, एनसी के लीडर दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सच ये है उमर साहब बीजेपी के दौर में एक्सटर्नल अफेयर मंत्री रहे हैं, इन्होंने बीजेपी के साथ कोलेशन किया है, ये सच है। लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं ये इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अब जो पीछे हुआ वो रहने दीजिए, जो आगे जिसकी भी सरकार बनेगी गलतियों को दोहराइए मत, झूठ लोगों को बोलिए मत और लोगों के लिए काम कीजिए। और दूसरी बात, अगर हम हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री में यही तो पॉलिटिकल पार्टीज थे। 2008 में कितने लोगों को मारा, 2010 में कितनों को मारा। मैं चाहता हूँ अब ये मार दाड़ वाली सियासत नहीं रहनी चाहिए। वाली सियासत नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, सोदी जी क्विकली बताएं। किसके बारे? यही बोलता है कि सरदारों का कोई रहा नहीं है, कम से कम सरदारों के बारे में सोचें, गवर्नमेंट जो भी आएगी। यही बात है कि सरदारों का सोचता नहीं है कोई। हाँ, आप कुछ बता रहे थे शफी साहब। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इरफान साहब ने बहुत ही अच्छा डिबेट किया। मैं पूछना चाहता हूँ 53 वाला किस्सा किसने किया? उसके बाद जो मुफ्ती साहब किसमें थे तब? कांग्रेस में थे। आप मुझे बताइए 87 किसने किया? 87 का किसने किया? यहाँ पर वो आपने लाया। मुझे बताइए, आप यहाँ पर मिलिटेंसी की बीज किसने डाल दी? आपने डाल दी। कश्मीर के स्टेटस को इरोड किसने किया? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर किसने? इरफान साहब,
मुझे बताइए यहाँ के सदर को आप तशरीफ यहाँ की रियासत को किसने इस आप तशरीफ रखिए, आप कुछ कह रहे हैं क्विक। मैं बहुत टाइम से सवाल करना चाहता था रफीक रतर साहब। रफीक रतर साहब, क्या आप डर रहे खानदानी राज खत्म हो रहा है इसीलिए आपने बोला कि इनकी ये जो जमानत खत्म होने वाली है, आप एनकरेज करने के बजाय, आप खुश होने के बजाय नौजवान नस्ल आपका भी सवाल आ चुका है, आप खानदानी राज से डर रहे हैं, फयाज साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए 2014 से जो बीजेपी की ये गुंडागर्दी है, यहाँ पे किसी को बात करने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कोई बात करता है शाम को उसको सरकारी दावतनामा आता है। जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर को सिर्फ ड्रग्स मिला, 2014 से पहले ड्रग्स नहीं था यहाँ पे। खाली रोजगार, खाली नौकरी नहीं है, बेरोजगारी कैसे बढ़ी। जो माइनिंग की बात है, बाजरी, रेत, आप देखो जो यहाँ की लकड़ी थी, आपके जंगलात है यहाँ पे, आपको लकड़ी नहीं मिलेगी यहाँ की जंगलात से, आपको बाहर से लकड़ी आएगी, वो लेनी है आपको। यहाँ की लकड़ी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। ठीक है, आप इसको गुंडागर्दी करें, आप कुछ कह रहे हैं जावेद क्विकली। खत्म करेगी कांग्रेस। आप देखना आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे मुल्क में कांग्रेस की सरकार आएगी और देखना 2014 से पहले जो वक्त था वही वापस लौट के आएगा। मुझे लगता है आरिफ साहब अब एक दूसरे के खिलाफ निशाने साधना अच्छा नहीं है। अब वक्त आया है कि 8 को नताइज आएंगे। जो यहाँ के एग्जिट पोल्स हैं अगर वो सही साबित हुए हैं, उम्मीद यही करते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में हम वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे। एक क्या कहते हैं 3 महीने में 1 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मैं भी एक नौजवान हूँ। 200 यूनिट्स फ्री मिलेगी और इन्होंने कहा कि PSA जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोहफा था वो ये खत्म करेंगे। अब एक दूसरे के खिलाफ मुझे नहीं लगता निशाना साधना ठीक है कि 29 को ये बंद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो वादे हैं बस जी हाँ। लगी है आग, आएंगे जद कई घर में, आएंगे कई। जनाब मैं छोटा हूं, थोड़ा सा कभी हो सकता है वो आप पे कीचड़ उछालेंगे, आप इन पे कीचड़ उछालेंगे, ये आप पे वापस कीचड़ उछालेंगे। ये आपने किया है, 70 साल की हिस्ट्री रही है। अब कीचड़ मत उछालो, खुदा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो हो सकता है इन नौजवानों के लिए करो। अगर आप कीचड़ उछालने पे रहेंगे तो हो सकता है अगले 5 साल बाद जो आज आपको वोट मिला है, 70% नौजवानों ने वोट दिया है, शायद उस टाइम पे आप नौजवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैं यहाँ पर जो हमारे ये भाई बैठे हैं जो PDP से है, नहीं वो इन्होंने रफ़ीक साहब ने इन्होंने पहले एक दफ़ा 10 साल, शायद 10 साल हो गए, 9 साल हो गए बेग साहब से, जावेद बेग साहब से। तो तब जावेद साहब ने बोला कि मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि ये बोल रहे हैं कि हमें आगे नहीं जाने देते हैं। तो वही हम इंडिपेंडेंट क्यों उठे। जब हम पार्टी में गए तो वहाँ पर जावेद साहब ने बोला बेटा अगर आप हमारे वर्कर बनोगे तो 10 साल लग जाएंगे आपको वर्कर बनते। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने मेहनत करके अभी मैं वो भी MLA लड़ रहे हैं और मैं भी लड़ रही हूँ। बस आप सुनिए मेरी बात, वो भी MLA लड़ रहे हैं और मैं भी। जब तक हमने मेहनत नहीं करनी है ना तो हमें पार्टियों के जरिए हम बाद में पहुँच जाएंगे। मगर हम अभी छोटे हैं, मगर जो हम इस टाइम कर सकते हैं वो पार्टियां हमें नहीं कर सकते। रफीक रतर साहब फाइनल कमेंट आपका। एक्चुअली इसको कीचड़ उछालना नहीं कहते। अगर आप हेल्दी डिस्कशन करते हैं, कहीं कोई तारीखी हकीकत को बयान करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आप इससे ताबीर करें कि किसी ने कीचड़ उछाला या किसी ने रिएक्ट किया। मैं कई बातों पर रिएक्ट कर सकता हूं लेकिन डिबेट अब लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो गए। मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पर, अगर किसी दोस्त ने पढ़ा, मैंने लिखा था लेट द बिटरनेस बी ओवर। ठीक है, इलेक्शन के दौरान जो बिटरनेस क्रिएट की, जब मैंने बात की, जब इनने बात की, सबों ने बात की, तो जाहिर सी बात है बिटरनेस क्रिएट हुई होगी। नाउ इट इज़ टाइम टू क्लोज द चैप्टर। अब यूनाइटेडली सारे लोगों को, सारी आइडियालॉजीज को इकट्ठे होकर इस जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीर की और कश्मीरियत की पहचान को ये उसकी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ऑडियंस में किसी का सवाल था। जी हाँ जी, फाइनल Sir, I have a question related PDP and the officials there. आज उनका ना एक स्टेटमेंट आया है वहीद साहब का कि दे आर सेइंग कि अगर यहाँ का चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट होगा सो वो टूथलेस होगा। सो बिफोर कैंपेनिंग ये चीज़ें नहीं करते, इनका पूरा काम हो जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा सभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, मेरा एक क्वेश्चन इन सबसे है कि ये सभी बोल रहे हैं कि B टीम C टीम, ये मुझे लगता है कि एक साइड से लोग चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेशन करें, वोट डालें, बट ये
शायद इन जो सीनियर पार्टीज है उन्हीं का हक है। मेरा हमारे प्रोग्राम का तो वक्त हो चुका है, लेकिन हमारे एक दोस्त ने सवाल किया कि वहीद पराग का जो स्टेटमेंट आया है इलेक्शन के बाद, अब वो कह रहे हैं कि जो नए सीएम होंगे वो रबर स्टैंप होंगे या टूथलेस होंगे। जी जी। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो हमारे जी पहले इसका ये वहीद पर ये उसका आया है नहीं, जो भी है जिसका भी है स्टेटमेंट आया है। अब जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया तो हकीकत है ना, पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पावर्स नहीं है, आपके पास कानून साजी के पावर्स नहीं है। आप भी मानते हैं, हम सारे मानते हैं, उन्होंने भी कह दिया तो इसमें दूसरी बात क्या। हाँ, अब सवाल यह है कि वो इलेक्शन क्यों लड़ते, यही शायद मेरे ख्याल में उनका कहना। हम आप स्पेस कैसे छोड़ सकते हैं? इनका कहना है कि इलेक्शन से पहले इन्होंने क्यों नहीं की बात, अब इलेक्शन हो गए तो हमारे कहने और न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इतने लर्नड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब उनसे पूछे कि ये टूथलेस टाइगर नहीं है क्या उसके पास पावर्स हैं? अगर कोई कहेगा पावर्स हैं तो हम सरेंडर करते हैं। आप ये एनसी के हैं, कांग्रेस के मेरे अजीज हैं, बाकी पार्टियों से सारे के सारे ये तस्लीम करते हैं। मैं अपने सारे मतलब जो एमएलए बनने वाले हैं ये बन रहे हैं या मतलब जो मतलब पार्टी में है तो उनसे नहीं, उसके बगैर भी मुतमना अपील है सबूत से कि वो सरदारों को कम से कम अपने साथ रखे, सादी बरादरी के बारे सोचे। आई विल थैंकफुल टू यू। सो सरदार जी का कहना है कि कम से कम जो भी जीत के जाए सरदारों का ख्याल रखे, जो ना भी जीते वो भी ख्याल रखे। आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया जी कुछ कह रही हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो हो चुका है। सर सबसे पहले तो ये बात ड्यूरिंग अगर कैंपेन हमारा ये ऐसा दंगल हुआ होता तो शायद बेनिफिशियल होता। चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो उड़ी हो चाहे वो बारामूला हो, मेहरबानी करके हम 10 साल के बाद असेंबली बना रहे हैं, चाहे वो टूथलेस टाइगर हो चाहे वो कुछ हो, हम बिलीव करते हैं कि हम अपने राइट्स पे खड़े हों, हम अपने राइट्स के लिए लीगल प्रोस्पेक्टिव में, लीगल वे में उनके लिए खड़े हों और उनके लिए लड़े। अगर टूथलेस टाइगर है तो उसको टूथ पे लगाने होंगे और उसको खड़ा करना होगा। और हमारे बारामूला या उड़ी जितने भी मसलो मसाइल है, वो चाहे जो कोई भी छोटे से लेकर बड़ा, उन सब पे सुनवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम है ओपन टॉक और आज के प्रोग्राम में हमने द गेट वे ऑफ कश्मीर यानी कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अपने ख़ास मेहमानों से बात की। और 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए हैं और ये भी देखा जाएगा कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया, वोट डाला, क्या वो वादे निभाए जाएंगे। ज़रूर इन्हीं सियासी जमातों से हम उस वक्त पूछेंगे जब ये इक़्तिदार में होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि गेट वे ऑफ कश्मीर का जो ख्वाब है ये क्या इसकी ताबीर होगी या नहीं, क्या ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं। ज़रूर आपके साथ आएंगे। फ़िलहाल बारामूला से मोहम्मद इमरान नाइकू के साथ टीम गुलिस्तान के लिए अल्लाह हाफ़िज़।